तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। धर्मस्थला में एसआईटी ने फिलहाल खुदाई रोक रखी है। उसकी कई सारी वजह हैं और एक मीटिंग भी हुई हाई लेवल। तो अब इस खुदाई की शायद जो शुरुआत होगी नेक्स्ट वीक होगी, बहुत मुमकिन है मंडे या फिर ट्यूसडे। कल रक्षाबंधन भी है, तो और भी इसकी कुछ वजह हैं। तो खुदाई नहीं हो रही इसलिए इसमें कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, एक नई चीज़ ये हुई है कि एसआईटी को एक पावर दे दिया गया, जो मैंने आपको लगातार बता रहा था कि बहुत सारे कंप्लेनेंट पहुंच रहे हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए, बहुत सारे एसआईटी के पास पहुंच रहे हैं। अब एसआईटी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके पास वो पुलिस वाले पावर नहीं है, पुलिस स्टेशन वाले पावर नहीं है कि वो एफआईआर लिखे। अब इतने सारे कंप्लेनेंट हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला और उन्होंने फिलहाल एसआईटी का जहाँ दफ्तर है उसको एक तरह से पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया और एसआईटी से कहा है कि जो भी कंप्लेंट आते हैं आप उनकी कंप्लेंट लिखें, ताकि ये जांच एक ही जगह हो और वो जांच की दिशा बढ़ती रहे। तो कोई भी एसआईटी के पास जाकर अपनी एफआईआर लिखा सकता है। ये जांच के लिए भी अच्छा है, इंसाफ के लिए भी अच्छा है। तो ये नई चीज़ हो गई। दूसरा, कुछ यूट्यूबर्स पर वहाँ हमले भी हुए थे। कुछ वहाँ के लोग जो नहीं चाहते हैं सच्चाई सामने आए, उसको लेकर कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो हालात पर नज़र रखे हुए हैं और ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो खुदाई की शुरुआत नेक्स्ट वीक होगी। जैसी होगी हम आपको अपडेट देंगे। आज जाते हैं अपनी कहानी के ऊपर। आज सुबह सुबह जब हमारा देश जागा तो एक खबर आई। ये खबर थी कनाडा से, कनाडा के सरे से। और ख़बर थी द ग्रेट कपिल शर्मा शो, जो कॉमेडी शो होता है, बहुत ही पॉपुलर कपिल शर्मा, उनके कैफ़े पर महीने भर के अंदर अंदर दूसरे शूट आउट की। अब पिछले महीने, ये बात है 4 जुलाई की, 4 जुलाई 2025, कपिल शर्मा ने सरे में अपना एक कैफ़े खोला था जिसका नाम रखा था कैप्स कैफ़े। कैप्स उनके नाम का, कपिल का शॉर्टर वर्जन है। तो उन्होंने सरे में अपना ये कैफ़े खोला 4 जुलाई को। 85 एवेन्यू रोड, एस्कॉट ये एरिया का नाम है। तो वहीं पर ये सरे में, कनाडा का ये सिटी है, वहाँ पे ये कैफ़े और अच्छा खासा खूबसूरत कैफ़े है। 4 जुलाई को इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई खुद से। कपिल शर्मा, उनकी वाइफ, बाकी तमाम गेस्ट मौजूद थे। 6 दिन बीते थे। 4 जुलाई के बाद 6 दिन बीते और 10 जुलाई 2025 की तारीख आई और अचानक 10 जुलाई को इसी कैप्स कैफ़े की दीवार के बाहर एक कार रुकती है और उस कार में बैठा एक शख्स अचानक कैफ़े की दीवार को अपना निशाना बनाता है और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देता है। शूटर गोली चला रहा था और कार में बैठा एक दूसरा शख्स इस शूट आउट को कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा था। ये जो आप वीडियो, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी वक्त की है। 10 जुलाई 2025 जब कैप्स कैफ़े के खुले हुए सिर्फ 6 दिन हुए थे, 6 दिन के अंदर इसकी दरो दीवार पर इस तरह से गोलियां बरसाई गई। गोलियां चलाने के बाद शूटर, कार सब वहाँ से निकल गए। बाद में पुलिस पहुँचती है, इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिलती है कपिल शर्मा को। सरे पुलिस कहती है हम जांच कर रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लगता है कि चलो अब सब कुछ ठंडा हो गया। लेकिन अभी ठीक 28 दिन बीते थे। 10 जुलाई के बाद 8 अगस्त, सरे में सुबह सुबह का वक्त था, करीब 4 साढ़े 4 बजे का वक्त। अचानक इसी कैप्स कैफ़े के बाहर फिर एक कार आकर रुकती है। कार आकर रुकती है, फिर कार के अंदर से अचानक कैफ़े की दीवार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी जाती हैं। इस बार भी शूट आउट को कोई शूट कर रहा था कैमरे पर, लेकिन ढंग से नहीं कर पाया, मोबाइल के जरिए ही। लेकिन इस शूट आउट की तस्वीरों को भी रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि आजकल नया ट्रेंड है, जो भी क्रिमिनल या गैंगस्टर ये सब करता है वो उसको कैमरे में रिकॉर्ड करता है, सोशल मीडिया के जरिए फिर उसका प्रोपेगेंडा करता है। तो खैर 28 दिन के अंदर इस दूसरे शूट आउट में कुल 6 गोलियां कपिल शर्मा के इस कैप्स कैफ़े की दीवारों पर बरसाई गई। पहले शूट आउट में भी किसी को गोली नहीं लगी, ना किसी को कोई जख्मी हुआ। इस सेकंड शूट आउट में भी निशाना सिर्फ दीवार था, जो पहले शूट आउट में। यानी शूटर्स को सिर्फ दीवार पर ही गोली चलानी थी। उनका मकसद किसी को मारना या जख्मी करना नहीं था, उनका मकसद कुछ और था। अब इस शूट आउट के कुछ देर बाद ही सरे पुलिस फिर से मौके पर, 28 दिन पहले जो कुछ हुआ उसमें अब तक कोई हाथ ही नहीं आया था। अब 28 दिन बाद उसी जगह कपिल शर्मा के उसी कैफ़े को एक बार फिर निशाना बनाया गया। ये दहशत फैलाना पहला मकसद था। उसके बाद कुछ वक्त बीतता है। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ थोड़ा सुबह दिन में तब्दील हो रहा है और उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है। और ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट इस शूट आउट के कुछ देर के बाद आया। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को डालने वाले ने ये लिखा, जो आप देख रहे हैं ये रियल पोस्ट है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सारे भाइयों को। आज जो ये कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े सरे में फायरिंग हुई, इसकी जिम्मेदारी मैं गोल्डी ढिल्लो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। इसको हमने कॉल की थी, इसको रिंग नहीं सुनाई थी, तो कार्रवाई करनी पड़ी। अब भी रिंग नहीं सुनेंगे तो नेक्स्ट कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे। RIP अंकित भादु शेरेवाला, जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, काला राणा, आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, साहिल दोहार पेटवाद।
और ये सोशल मीडिया पर डालने वाले का नाम गोल्डी ढिल्लो। अब ये पोस्ट आता है कुछ ही देर के बाद, तो अभी पता चल जाता है कि इस पोस्ट के जरिए भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया। अब ये जो पोस्ट भेजा गोल्डी ढिल्लो ने, अगर उसके सोशल मीडिया के अकाउंट को देखेंगे तो उसमें जो डीपी लगा हुआ उसमें लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर है। अब पता नहीं फेक है सही है, गोल्डी ढिल्लो ने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही शूट आउट किया, गोली चलाई, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन खैर, तो ये पोस्ट आता है। इस पोस्ट के करीब घंटा डेढ़ घंटे के बाद सोशल मीडिया पर एक और चीज़ आती है, और वो एक ऑडियो मैसेज। पोस्ट डाला था गोल्डी ढिल्लो ने, लेकिन ऑडियो मैसेज में जिसका नाम था उसका नाम है हरी बॉक्सर। इस पोस्ट में भी उसका नीचे नाम लिखा गया हरी बॉक्सर का, लेकिन उस ऑडियो में वो खुद अपना नाम लेता है हरी बॉक्सर। अब पहले इस ऑडियो को सुनिए। मैं हरी बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। तो आपने ये ऑडियो सुना। हरी बॉक्सर ये अपना नाम बता रहा है, हालांकि इसका जो असली नाम है वो हरिचंद है। ये राजस्थान के अलवर का रहने वाला है, और कहते हैं 2004 में ही राजस्थान पुलिस को इसकी जब तलाश थी तो ये इलीगल तरीके से इंडिया छोड़कर विदेश चला गया, और इस वक्त इसके बारे में खबर ये है कि अमेरिका में छुपा हुआ है। इत्तेफाक से अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी है, जिसको बीच में एक बार वहाँ की अथॉरिटी के जरिए पकड़े जाने की भी खबर आई थी। कहते हैं हरी बॉक्सर अनमोल बिश्नोई के कांटेक्ट में आया और उसका बहुत करीबी बन गया, और अब उसके बाद उसने लॉरेंस गैंग ज्वाइन कर लिया, और अनमोल के कहने पर अब वो कनाडा में और फिर भारत में लोगों से एक्सटॉर्शन मनी, जबरन वसूली का काम करता है। और इस वक्त भी इसके बारे में खबर यही है कि हरी बॉक्सर अमेरिका में है। तो ये तो हो गई एक बात। अब आपने जो हरी बॉक्सर का ऑडियो सुना उसमें एक चीज़ बड़ा क्लियर और साफ है। दो बार, पहली बार 10 जुलाई, दूसरी बार 8 अगस्त कनाडा में कैप्स कैफ़े यानी कपिल शर्मा के कैफ़े पर यह गोली चली। तो वजह क्या थी? कुछ वजह डायरेक्ट बता रहा है। उसका कहना है कि कपिल शर्मा सलमान खान के करीब है, नज़दीकी है, और जो सलमान के नज़दीक रहेगा, करीबी होगा, उसका यही हश्र होगा। यहाँ तक कि इस ऑडियो में उसने ये भी धमकी दी है कि अगर सलमान खान के साथ कोई काम करेगा, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, जूनियर डायरेक्टर भी क्यों ना हो, उन सब का भी हश्र यही करेंगे। ये ओपनली धमकी दे रहा है। तो कपिल शर्मा के इस कैफ़े पर 2 बार इस गोलीबारी के पीछे की जो वजह ये हरी बॉक्सर बता रहा है वो सलमान खान है। अब क्या वाकई यही सच है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई लगातार अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। क्या बाहर अब भी वो कांटेक्ट कर रहा है अपने गुर्गों से? क्या वही आदेश दे रहा, ऑर्डर पास कर रहा है? क्या करना है? मुमकिन है, क्योंकि हमारी जेलों की हालत आपको पता है, मोबाइल से लेके सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन कपिल शर्मा को सिर्फ सलमान खान की नज़दीकी की वजह से निशाना बनाना, ये बात 100% सही है, ये गले उतर सकती है, वजह कुछ और है। तो जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनका कहना है कि एक वजह हो सकती है सलमान खान से करीबी, लेकिन सिर्फ यही वजह हो ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। उन्होंने 2-3 वजह और बताई। एक वजह उन्होंने बताया कि कुछ वक्त पहले कपिल शर्मा के शो में उनके गेस्ट ने सिख धर्म को लेकर कुछ कमेंट्स किया था, जिससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ लोगों ने माफ़ी मांगने के लिए कहा था, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं, तो उससे नाराज़। दूसरी एक वजह यह है कि कपिल शर्मा भी पंजाब से आते हैं, अभी एक स्टार हैं कॉमेडी, इंडिया में उनसे बड़ा कोई कॉमेडियन नहीं है, और उनका शो अच्छा खासा चलता है। लॉरेंस गैंग की खासियत ये कि जो भी स्टार होता है वो उससे एक्सटॉर्शन मनी वसूलता है, जिसके पास पैसा हो, और या फिर वो उसकी बात माने। तो दूसरी वजह यह भी है कि शायद लॉरेंस गैंग ने कपिल शर्मा से कुछ एक्सटॉर्शन मनी मांगी जो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से भी ये दुश्मनी हो सकती है। और सलमान खान से तो नज़दीकी है ही। मुंबई पुलिस फिलहाल इस 2 बार जो कनाडा में गोली चली है इसको हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि इस ऑडियो धमकी में ये भी है कि अब बाकी का जो मुंबई में भी इसका असर देखेंगे। अब मुंबई में ही कपिल शर्मा रहते हैं, कैफ़े पर उनकी गोलियां चल चुकी हैं, कपिल शर्मा के घर पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मुंबई पुलिस की टीम जाकर मिली है वहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सलमान की नज़दीकी ही वजह है वाकई, तो फिर मुंबई पुलिस के सामने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस भी है। बाबा सिद्दीकी को जो मारा गया उसकी कोई और वजह अब तक सामने नहीं आई सिवाय इसके कि सलमान खान से करीबी थी।
और यही बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर दावा भी किया गया था। तो बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ और इस ऑडियो मैसेज में जो कुछ कहा जा रहा है, उससे फिर मुंबई पुलिस इसको सीरियसली ले रही है। और चूंकि कपिल शर्मा और सलमान की नज़दीकियाँ जग जाहिर है, कपिल के शो में सलमान खान बहुत बार गए, बल्कि ये भी एक कहीं मैंने पढ़ा था, शायद पता नहीं गलत है या सही है, कि जो उनका शो है कॉमेडी शो, अब है कि नहीं, लेकिन पहले किसी वक्त में इसके प्रोड्यूसर सलमान खान ही थे, यानी वही पैसे लगाते थे इस शो में। तो और भी नज़दीकी है, फिर तो बिजनेस रिलेशनशिप भी हो गई। तो इसीलिए मुंबई पुलिस इस मामले को सीरियसली लेकर जांच कर रही है। पर यहाँ सवाल पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, कानून सब पर, जेल सब पर भी उठता है कि एक क्रिमिनल जो जेल के अंदर है, वो जेल के अंदर से लगातार इस तरीके से धमकी दे रहा है, न सिर्फ धमकी दे रहा है बल्कि बाबा सिद्दीकी जैसे मर्डर केस को अंजाम दे चुका, गैलेक्सी के बाहर सलमान खान के घर पर गोली चलवा चुका, और अब कनाडा तक में कपिल शर्मा के कैफ़े के बाहर गोली चला रहा है, और हमारी पुलिस कानून कुछ नहीं कर पा रही। तो ये कैसे मुमकिन है? पुलिस का काम ही यही है ना कि क्रिमिनल को पकड़े और फिर सजा देने के लिए जेल में डाले, लेकिन जो ऑलरेडी जेल में पड़ा हुआ है उसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप क्या रोकोगे? या तो उसके आप कनेक्शन को काटेंगे ना, जेल और जेल के बाहर की चीज़ों को। लेकिन ये कनेक्शन कहाँ कट रहा है? ये जो चीज़ें हो रही हैं ये अपने आप में ही बड़ी अफसोसनाक है। अब सवाल ये है कि लॉरेंस जेल में है, फिर भी बाहर में इस तरह की चीज़ें कैसे हो रही हैं? तो हाल के वक्त में एनआईए, मुंबई पुलिस, यूपी पुलिस, कुछ ने लॉरेंस गैंग के कुछ लोगों को जो पकड़ा था उनसे पूछताछ की। इस पूछताछ में कई चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई जो लॉरेंस गैंग के अलग अलग गुर्गे, जिसमें जो बाबा सिद्दीकी शूट आउट केस में भी कुछ लोग पकड़े गए थे, उनसे जब पूरा समझा गया कि लॉरेंस गैंग का नेटवर्क कैसे काम करता है, तो लोगों ने जो बताया वो बड़ी अजीब चीज़ है। जो पूरी जानकारी अलग अलग एजेंसियों के जरिए छनकर बाहर आई वो ये कि लॉरेंस गैंग को इतना बड़ा बनाने में एक तो मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और लॉरेंस गैंग ने अब अपने काम करने का तरीका बिल्कुल बदला हुआ है। वो अपने गैंग में सिर्फ 16 से 30 साल के लड़कों की भर्ती करता है, लेकिन उन लड़कों की भर्ती के जो पैमाना है वो बड़ा अजीब है। कितना क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहली ये है कि वो सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है। उम्र 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उसके दिल में लॉरेंस गैंग के लिए कितनी इज्जत है, ये भी पैमाना है। फिर क्या वो लॉरेंस गैंग के सोशल मीडिया के अकाउंट्स और सोशल मीडिया की चीज़ों को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये सब शुरुआती स्टेज में सारी चीज़ें हैं। फिर लगता है कि हाँ ये करता है, तो फिर इसके गैंग में ऐसे लोगों को जब शुरुआती इंटरव्यू होता है, वो 4, 5, 6 रैंक के लोग लेते हैं। अभी टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग नहीं आ रहे, लॉरेंस या अनमोल या गोल्डी बराड़ ये सब नहीं है, अभी नीचे वाले। तो पहले वो लोग लेते हैं और उनको ये बताया भी नहीं जाता है कि तुम कहाँ के लिए भर्ती हो रहे हो, बिल्कुल कॉर्पोरेट सिस्टम है। फिर जब उनका पहला इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो उनका दूसरा ये होता है कि अब तुम सब सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस गैंग के सोशल मीडिया को बढ़ावा देखो, उस सोशल मीडिया को अपने अपने अकाउंट के जरिए उसके कामों को ग्लोरीफाई करोगे। फिर वो लोग ये सब कुछ करते हैं, फिर उन्हें छोटे मोटे पैसे दिए जाते हैं, फिर उन्हें छोटे टास्क दिए जाते हैं कि अच्छा ये करो जिसमें बहुत रिस्क नहीं होता। जब वो छोटे टास्क पूरा करते हैं तब उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं। फिर धीरे धीरे इन्हीं लड़कों में से वो तय करते हैं कि इनमें से कौन तेज़ है, कौन काम का है। फिर उसके बाद उनका अलग से इंटरव्यू होता है और उनको बताया जाता है कि तुम्हें कुछ बड़े टास्क देने हैं और ढंग के पैसे। अब बड़े टास्क में खतरा भी है, तो इसमें ये होता है कि देखो अगर तुम मारे गए तो तुम्हारे घर वालों को भी पैसे देंगे, उसके अलग पैसे मिलेंगे, और नहीं बच गए तो फिर तुम्हारा मंथली होगा। अगर कोई काम नहीं भी आ रहा तो एक सैलरी मिलेगी तुम्हें, और अगर कोई काम ऐसा हुआ जिसमें तुमको बहुत खतरा है और एजेंसियाँ पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ गई हैं तो कुछ ऐसे सेफ ठिकाने से पैसे से निकाल कर तुम्हें विदेश में बसाया जाएगा, तो वहाँ आराम से रहो और वहाँ से अपना काम चलाओ, अपनी दुकान चलाओ। तो इतने सारे हसीन ख्वाब जो दिखाए जाते हैं उसकी वजह से जो नए नए लड़के हैं कम उम्र के 16, 17, 18, 19, 20, 30 के नीचे के, वो उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर जब कोई बड़ा टारगेट आता है तो फिर बड़े लोग इंटरव्यू लेते हैं, जिनमें लॉरेंस का भाई अनमोल विश्नोई है, जिनमें गोल्डी बराड़, हालांकि आजकल खबर आ रही है कि गोल्डी बराड़ के साथ शायद कुछ खटपट चल रहा है लॉरेंस का। इससे पहले तक उन लोगों को ये पता नहीं चलता कि डायरेक्ट लॉरेंस के साथ कभी कनेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन जब बड़े टारगेट आते हैं, जैसे सपोज हाई प्रोफाइल टारगेट बाबा सिद्दीकी या गैलेक्सी सलमान के घर पर गोली चलाना, उन्हें पता चल जाता है। इसके बाद जब इन्हें बड़ा टारगेट दिया जाता है उसकी भी बड़ी सीक्रेसी मेंटेन होती है। अगर एक जगह पे 4 शूटर भेजना तो वो चारों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। शूटर को हायर करने का काम किसी और को दिया गया, वो किसी और को दे रहा है। 4 शूटर अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, चारों शूटर को कुछ पता नहीं ये कौन ये कौन ये कौन, और एंड टाइम पर उन्हें काम बताया जाता है और काम से एंड पहले उन्हें हथियार दिए जाते हैं। हथियार के साथ उन्हें एक फ़ोन दिया जाता है। फ़ोन 2 तरह से दिया जाता है, एक काम करने से पहले एक फ़ोन, किस नंबर पे सारी बात होगी, और दूसरा जैसे ही काम खत्म हो गया, सपोज गैलेक्सी पे शूट आउट हो गया
तो वहाँ से निकलो, उसके बाद एक दूसरा फ़ोन है, अब उस फ़ोन से होगा, पहला फ़ोन तो आप दे दो हैंडलर को। सेम हथियार को लेकर है कि कभी हथियार नहीं पकड़ा जाना चाहिए। हथियार इनको काम से ठीक पहले दिया जाता है, और जैसे ही काम हो गया तो उसी गैंग में से एक शूट आउट में जो शामिल नहीं है दूसरा बंदा है, उसकी नज़र सिर्फ ये है कि यहाँ से निकले और इससे वो हथियार वापस लो, तो वो हथियार वापस लेते हैं और निकल जाते हैं। इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। इससे पहले इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे रेकी करना है, कैसे क्या करना है। और एक ख़ास बात यह होती है कि जिस जगह पे शूट आउट करना है, कभी वहाँ के लोकल लड़कों को ये हायर नहीं करते। अगर मुंबई में शूट आउट करना है तो फिर वो मुंबई के बाहर के शहर से लाते हैं, अगर पंजाब में करना है तो फिर राजस्थान कहीं और से लेकर चले आते हैं। लेकिन उन्हें पता है ये शहर में अजनबी है, नया है, तो उसे बाकायदा रेकी के लिए उसे वहाँ पर वक्त दिया जाता है, टाइम दिया जाता है और सारी चीज़ें पहले बताई जाती हैं। 80 के दशक में कहते हैं, जब हाजी मस्तान और वरदराजन और इन सब के बाद, बल्कि जब दाऊद इब्राहिम का दौर शुरू हुआ था मुंबई अंडरवर्ल्ड में, तब दाऊद इब्राहिम ने ये कल्चर शुरू किया था, एक गैंग के अंदर कॉरपोरेट कल्चर, कि वहाँ कैसे इंटरव्यू लेना है, कैसे भर्ती करनी है, उनका क्या काम होना, उनको मंथली सैलरी देनी है। दाऊद के जितने गुर्गे थे उनकी मंथली सैलरी होती थी, क्योंकि काम हर दिन नहीं मिलना है, लेकिन वो भाग ना जाए तो उन्हें पता है कि काम मिले ना मिले तनख्वाह मिलेगी। सेम लॉरेंस गैंग ने यही फार्मूला अपना लिया डी कंपनी का। शायद इसकी वजह यह है कि वो डी कंपनी को रिप्लेस भी करना चाहता है मुंबई में। तो ये सारी चीज़ें उसी डी कंपनी के मेथड पर लॉरेंस गैंग ने अपनाई हुई है, और यही वजह है कि न सिर्फ देश में बल्कि बाहर इसके इतने सारे लोग हैं जो इशारे पर काम करते हैं। अब ये सारी चीज़ों तो एक तरफ जब डी कंपनी को फॉलो भी कर लिया, उसे पता है लॉरेंस गैंग को कि इस वक्त मुंबई खाली है, क्योंकि अब डी कंपनी ने भी अपना सारा बिजनेस और बाकी चीज़ें इधर उधर समेट लिए, मुंबई में रहा नहीं, मुंबई में गैंग वॉर कम हो चुका है, और अब अंडरवर्ल्ड नाम की उतनी चीज़ रही नहीं है। हालांकि पर्दे के पीछे से अब भी है, लेकिन उस तरह से नहीं है जो 90s में था। तो अब लॉरेंस पहले सलमान खान को धमकी, फिर बाबा सिद्दीकी का मर्डर, और अब उसी मुंबई में कपिल शर्मा जैसी हस्ती जिसका एक नाम है के ज़रिए मुंबई जो बॉलीवुड है उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, वहाँ के लोगों को डरा कर धमका करके देखो हमारी पहुँच कहीं तक है। और कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े पर कनाडा में, जो कि मुंबई से दूर है, वहाँ पर गोली चलाकर उसने मुंबई में यही मैसेज दिया। तो एक तरफ कपिल शर्मा को सलमान खान की नज़दीकी के चक्कर में बेशक धमकी दे रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ असल उसकी जो नज़र है मुंबई अंडरवर्ल्ड पर, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो निशाना मुंबई है, निगाहें कैप्स कैफ़े कनाडा में थी। मुंबई पुलिस ने भी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें भी इस चीज़ का मेंशन है कि लॉरेंस गैंग मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा चाहता है। अब सवाल ये है कि वो गैंगस्टर कहीं भागा हुआ नहीं है, ऑलरेडी आपकी झोली में, साबरमती जेल में। फिर भी वो गैंग इतना एक्टिव है जिसको जब तक कहीं शूट आउट, कहीं भी धमकी, तो अगर ये रोका नहीं जा पा रहा, उसकी कड़ियों को तोड़ा नहीं जा रहा, उसके गैंग्स के मेंबर को ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा है, तो फिर कानून पर, पुलिस पर, हर एक पर सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठेंगे जेल प्रशासन पर भी। क्योंकि अगर आप सीधे मेन लाइन ही काट दें कि साबरमती जेल से कोई कनेक्शन होगा ही नहीं, जैसे सरकार ने एक कानून बनाकर ये कर दिया ना कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी मुकदमा हो, उसको आप ले ही नहीं जा सकते, ना पंजाब पुलिस ले जा सकती, ना मुंबई पुलिस ले जा सकती, ना राजस्थान पुलिस, ना दिल्ली पुलिस। जो करना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से करो। तो जब लॉरेंस के लिए है तो फिर ये भी तो हो सकता ना कि लॉरेंस, अगर बाकी जेलों से आपने या बाकी स्टेट पुलिस से लॉरेंस बिश्नोई को आपने काट रखा है, तो लॉरेंस के गैंग से खुद लॉरेंस को काटने में क्या दिक्कत है? और अगर ऐसा नहीं है और इसी तरीके की धमकियां और ये शूट आउट और ये सारी चीज़ें वो जेल के अंदर से रहकर भी अपना गैंग इस ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहा है, तो फिर सवाल पुलिस पर भी है, सवाल जेल प्रशासन पर भी है। तो फिलहाल इस कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज कीर्ति शर्मा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कीर्ति जी। और ये त्रिलोक सिंह जी की वाइफ है। साथ ही पुनीत पालीवाल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पुनीत। और ये भेजा है विकास चौधरी जी ने। इसके अलावा शिप्रा सिंह जी के पति का जन्मदिन है। कमाल है शिप्रा जी आपका भी। खैर हैप्पी बर्थडे एक तो आपके हस्बैंड को, आपके पतिदेव को, पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर की तरफ से। कमाल मैंने इसलिए कहा कि अभी इसी साल 2 मार्च को इनकी शादी हुई, और इन्होंने बहुत प्यार से लिखा कि 2 मार्च को शादी हुई है, और शादी के बाद मेरे पतिदेव का हमारे साथ पहला जन्मदिन है, तो विश कर दीजिए। सिर्फ 2 मार्च को भी शादी हुई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने नहीं हुए। पति का नाम भूल गए शिप्रा जी, लिखा ही नहीं उन्होंने। कोई नहीं, होता है, अगले साल याद रखिएगा। बट हैप्पी बर्थडे शिप्रा जी। आपके पतिदेव को हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हमेशा अच्छी रहे, खुश रहे, यही दुआ है। साथ ही गुंजा रानी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुंजा। और ये भेजा हरीश कुमार ने है। इसके अलावा स्मिता कुमारी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे स्मिता।
और मुकेश कुमार ने ये भेजा है, साथ ही सुरेश कुमार, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुरेश जी। और ये भेजा है नवाराम ने। कल सैटरडे है 9 अगस्त, रक्षाबंधन, तो पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को हैप्पी रक्षाबंधन। और इस कहानी ने मुझे बहुत सारी बहनें दी हैं, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में। बहुत सारी राखियाँ तो मेरे पास पहुँच भी चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच इस खूबसूरत त्यौहार के लिए और इस प्यार के लिए सभी का। तो कल हैप्पी रक्षाबंधन, सभी राखी मनाएं, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।